नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम जो टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल की स्थिति जग जाहिर है कि नेपाल में क्या आंदोलन चल रहा है इस समय। नेपाल के सियासी और राजनीतिक हालात बहुत खराब हैं। फिलहाल वहाँ कर्फ्यू जैसे हालात हैं और ये सब हुआ है सोशल मीडिया बैन करने की वजह से। सरकार ने सोशल मीडिया पे जो बैन लगाया, उसके बाद आंदोलन दिन बर दिन छात्रों का उग्र होता चला गया। जो युवा थे 18 से 28 साल के उम्र के, जो जैन जी थे, उन्होंने आंदोलन इतना उग्र कर दिया कि सरकार को उनके आगे झुकना पड़ा। और झुकना ही नहीं पड़ा, सरकार को वहां से भागना पड़ा। आपने देखा होगा कई दिन से ये आंदोलन चल रहा था इसको लेके, जो रात करीबन 12 बजे के बाद उन्होंने जो सोशल मीडिया बैन था वो हटा दिया था। उसके बाद सोशल मीडिया बहाल हो गया था, लेकिन फिर भी जो छात्र थे, जो आंदोलनकारी थे, जो जैन जी थे, 18 से 28 उम्र वाले थे, वो नहीं माने। उन्होंने आंदोलन अपना इतना उग्र कर दिया कि सरकार को इस्तीफा देके भागना पड़ा। और स्थिति ऐसी कैसे बिगड़ी? देखिए, एक अभी काफी कुछ दिन पहले क्या हुआ, जो सोशल मीडिया हैंडल हैं जितने भी है, जो अमेरिका से ऑपरेट होते हैं, वहां के गवर्नमेंट ने एक आदेश जारी करा कि आप यहाँ पे कोई ऐसा व्यक्ति सुनिश्चित कराइए जो हमारी समस्याओं को सॉल्व कर सके या हम जिससे बात कर सकें। मतलब मैं एक्चुअली ऐसा नहीं बता रहा हूँ कि यही होगा, मैं आपको दोनों पक्ष बताऊंगा, स्टूडेंट ने क्या कहा और गवर्नमेंट का क्या पक्ष था। तो गवर्नमेंट का ये पक्ष था कि हमने वहाँ के जो भी ये फैसिलिटी वाले थे, चाहे वो फेसबुक हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, किस टाइप का भी कोई भी हो, इस टाइप के जो भी ऑफिशियल लोग हैं, इनके हमने उनको नोटिस दिया कि आप कोई व्यक्ति यहाँ ऐसा बिठाइए जो यहाँ से इसको ऑपरेट करे, जो यहाँ इसको संभाल सके। अगर कोई शिकायत हमको हो तो उसके लिए हम किससे बात करें। इस टाइप की बातें काफी समय से उनसे नेगोशिएशन का चल रहा था, लेकिन उनके द्वारा कोई भी स्टेप नहीं लिया गया। उसके बाद वहां के कोर्ट से भी नोटिस जारी किया गया और फिर उन्होंने 7 दिन का इनको अल्टीमेटम दिया। 7 दिन का अल्टीमेटम देने के बाद उन्होंने इसको बैन कर दिया। और बैन करते ही वहां पे एक बहुत बड़ा जनसमूह या कह रहे युवाओं का आंदोलन उग्र रूप लेना शुरू हो गया। उन्होंने सरकार से मांग करी कि इसको तुरंत से तुरंत बहाल किया जाए। इस टाइप का जो सोशल मीडिया पे आपने बैन लगाया है, इसको रोका जाए। अब गवर्नमेंट का पक्ष ये था कि हमने इसलिए बैन किया, लेकिन स्टूडेंट का पक्ष क्या है, जो युवा है उनका पक्ष क्या था, जो जैन जी है उनका पक्ष क्या है। उन्होंने कहा कि गवर्नमेंट ने सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैन किया है इसको क्योंकि सोशल मीडिया के द्वारा उनके करप्शन के जितने भी केसेस थे वो बाहर आ रहे थे, उनके करप्शन निकल के आ रहे थे। क्योंकि क्या होता है ना, एक्चुअली क्या है, उनका स्टूडेंट का कहना है कि जितने भी प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उस पर गवर्नमेंट का हस्तक्षेप रहता है कहीं ना कहीं। वो उसके कहने में चलती है, वो करप्शन नहीं उजागर कर पा रही थी जो सोशल मीडिया के द्वारा आम नागरिक कर देता है। देखिए, एक एक्चुअली क्या है, आजकल हो क्या रहा है, लोगों का प्रिंट मीडिया और डिजिटल मीडिया से विश्वास उठता जा रहा है। अब लोग उसकी खबर को सच ना मानकर जो सोशल मीडिया की खबर है उस पर ज्यादा यकीन करते हैं। तो ऐसा ही आंदोलन की वजह वहां रही नेपाल में। नेपाल में क्या हुआ, स्टूडेंट ने कहा कि जो प्रिंट मीडिया है, जो डिजिटल मीडिया है, वो सरकार के कहने में चलता है, सरकार की जो कमियां हैं उसको उजागर नहीं करता, उनसे सवाल नहीं करता या उनके करप्शन को उजागर नहीं करता। तो वो क्या कर रहे थे, वो डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट करके अपना और उनके करप्शन उजागर कर रहे थे। और एक्चुअली हो क्या रहा था, क्योंकि वहां पे बहुत सारी चीजें काफी समय से चली आ रही थी, जिसकी वजह से उनको ये बैन करना पड़ा। और इसके कारण जो स्टूडेंट का आक्रोश था, वो उनको झेलना पड़ा। और थोड़ा बहुत नहीं, इस कदर झेलना पड़ा कि जो उनके एनर्जी मिनिस्टर थे उनको पब्लिक वहां की मारती हुई लाई है उनके घर से। जो उनके फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनको मारती हुई लाई, उनके घर पे ढाबा बोल दिया, उनके घर में आग लगा दी। फाइनेंस मिनिस्टर के घर में आग लगा दी, एनर्जी मिनिस्टर के घर में आग लगा दी, पीएम के जो उनका निजी निवास था उसमें आग लगा दी, राष्ट्रपति भवन में आग लगा दी, संसद भवन में उन्होंने कब्जा कर लिया, तोड़फोड़ करी। और जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर थे जहां पे मतलब इनका मिनिस्ट्री का
डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, उन सब जगह तोड़फोड़, उन सब जगह कब्जा वहां के आंदोलनकारियों ने कर लिया। और वहां तो करा ही करा, जो वहां का एयरपोर्ट है काठमांडू का, वहां भी कब्जा कर लिया। फ्लाइट आ तो रही है, उतर रही है वहां पे, लेकिन वहां से कोई फ्लाइट टेक ऑफ नहीं होने दे रहे, वो जाने नहीं दे रहे। कोई फ्लाइट आ सकती है, जा नहीं सकती। फिलहाल भारतीय सरकार की पूरी नजर है उस पर, और भारत सरकार ने एक टोल फ्री नंबर भी जारी कर दिया है, व्हाट्सएप नंबर भी जारी कर दिया है कि जो भी लोग हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, हम पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन ऐसा हो क्यों रहा है, मतलब क्यों गवर्नमेंट ने इसको एक तरीके से कहते हैं कि इग्नोर किया इतना, कि ये इस कदर बढ़ गया कि उनको भागना पड़ गया। जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे वहां के, जो इस्तीफा दे चुके अब तो फिलहाल, केपी शर्मा ओली, अब वो वहां से फरार है। सेना ने उनको एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया है। सुनने में आ रहा है कि वो दुबई लैंड हुए हैं, लेकिन अभी कुछ पता नहीं। जैसे आंदोलन के समय बांग्लादेश की शेख हसीना के ये सुनने में आ रहा था कि वो भाग के भारत आ गई थी, ऐसे ही अब ये भी निकल लिए वहां से और भाग गए। नेपाल में जब से राजशाही खत्म हुई है, जब से राजशाही खत्म हुई है और लोकतंत्र वाली सरकार बननी शुरू हुई है, तब से 17 साल के अंदर 15 बार सरकार बन चुकी है। 15 बार सरकार गिर चुकी कह लो या बन चुकी कह लो, क्योंकि गिर रही है तभी बार बार बन रही है। मतलब 17 साल समझ रहे हैं आप, कि एक साल सरकार, एक साल चल रही है ऑन एवरेज। तो कहीं ना कहीं वो समझ नहीं पा रहे, और मुझे लगता है वहां की जनता भी नहीं समझ पा रही। देखिए, अगर इससे नुकसान राजनीतिक दलों को हो रहा है, तो इससे बहुत बड़ा नुकसान नेपाल को भी हो रहा है। नेपाल की जनता को भी समझना चाहिए कि अगर आप किसी को पद पे बिठा रहे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को बिठाएं जिससे आप सरकार चलवा सके 5 साल। क्योंकि अगर ऐसे एक एक साल का खेल होगा, तो मुझे लगता है कोई भी देश जो है वो विकास नहीं कर पाएगा अपना। कोई भी देश जो है वो कोई ऐसी पॉलिसी जनरेट नहीं कर पाएगा जिससे कोई इम्प्लीमेशन हो, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, कोई भी ऐसा विकास हो। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि सरकार को मौका ही नहीं मिलेगा, हर साल सरकार बदलेगी, तो ये हो ही नहीं पाएगा। तो उनको भी ये देखना चाहिए। फिलहाल के तौर पर जो स्टूडेंट की मांगे हैं, उन्होंने अपनी 5 मांगे रखी हैं। उन्होंने कहा है कि द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट को ध्वस्त कर देना चाहिए, ठीक है। मास रेजिग्नेशन ऑफ पार्लियामेंट, मतलब जो भी वहां के मेंबर्स हैं उनको रेजिग्नेशन चाहिए हमें। और उन्होंने कहा है कि इमीडिएटेड सस्पेंशन ऑफ द सीनियर ऑफिशियल डायरेक्टली implicated in issuing the shoot and side और वायलेंट सस्पेंशन ऑर्डर। एक्चुअली क्या है, वहां पे आंदोलन के खिलाफ शूट एंड साइड के ऑर्डर हो गए थे, जिसकी वजह से 19 लोगों की मौत हो गई। घायल कितने हुए उसकी संख्या नहीं पता, 19 लोग, 19 स्टूडेंट मर गए, जिसके बाद वहां के होम मिनिस्टर ने अपना इस्तीफा दे दिया था रात ही। और इसी की वजह से उनका आंदोलन और उग्र हो गया। चौथी मांग है उनकी, एन इंटरिम गवर्नमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ सम वी रिकमेंडेड अंडर द अवर लीडरशिप रूबिक। मतलब उन्होंने कहा कि एक अंतरिम सरकार बनाई है जिसमें हमारा भी इसमें लीडरशिप हो, हमारे कहने से बनाई जाए, ठीक है, तो और उसमें हमारी बात सुनी जाए, ऐसी सरकार बनाई जाए। अर्ली इलेक्शन अंडर द इंटरिम गवर्नमेंट, मतलब अंतरिम गवर्नमेंट जो बनाई जाए उसके ही संरक्षण में जल्दी से चुनाव किया जाए। तो ये फिलहाल उनकी मांग है। और देखिए, नेपाल में जो हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं, लगातार बिगड़ते हालात वहां चिंता के विषय हैं। क्योंकि देखिए, कोई भी देश जो डेमोक्रेटिक देश है, अगर वहां पे ऐसा होता है तो आसपास के जो देश हैं उनको भी इफेक्टेड होता है कहीं ना कहीं। क्योंकि हम लोग जियोपॉलिटिकली हर देश से जुड़े हुए हैं, और नेपाल तो हमारा खास पड़ोसी रहा है। नेपाल भारत, ऐसे मतलब नेपाल भारत बांग्लादेश और पाकिस्तान, ये सारे देश आपस में एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। इनकी सरहदें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और नेपाल तो ऐसा समझ लो कि हम घूमते घामते भी चले जाते हैं भारत से। तो अभी क्योंकि नेपाल से संबंध भारत के काफी समय से थोड़े से ऐसे ही चल रहे थे, क्योंकि चाइना का इन्वॉल्वमेंट। देखिए, एक चीज ये है, उन्होंने स्टूडेंट ने एक चीज और कही कि आपने टिकटॉक जैसे ऐप को चालू कर रखा क्योंकि चीन से आपके संबंध अच्छे हैं, चीन के आप दबाव में रहते हैं, लेकिन अमेरिका के जो ऐप है उनको आप बंद कर रहे हैं। एक स्टूडेंट का ये भी कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन होने का वजह रही कि आप चीन के दबाव में रहते हैं। फिलहाल बाकी देखते हैं कि क्या वजह रही। जो प्रदर्शनकारी थे, उन्होंने जो वहां के पूर्व पीएम थे शेर बहादुर देउबा को घर में घुसकर पीटा, और पंडोल को काठमांडू में उनके घर के नजदीक दौड़ दौड़ा कर पीटा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने एक उनके सीने पर लात मारता दिख रहा है, मतलब ब्लडिंग होती दिख रही है। आप अगर वीडियोस देखेंगे, सोशल मीडिया वीडियोस हैं, न्यूज चैनल पे दिखा रहे हैं,
किस तरीके से मारते हुए वहां के आंदोलनकारी उनको ले जा रहे हैं, नाक से खून बह रहा है और स्थिति वहां की बहुत ही भयानक है। और मुझे लगता है शायद इस समय की जो वो स्थिति वहां पे वो देखने लायक नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने पूर्व प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और शेर बहादुर पृथ्वी सुब्बा गुरु निजी शाबाशों को भी आग के हवाले कर दिया। मतलब उन्होंने कोई भी राजनीतिक पार्टी वो छोड़ नहीं रहे हैं और हर किसी को कोशिश कर रहे हैं निशाना बनाने की, क्योंकि वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं इन सबका एक रोल है और एक उनका सबसे बड़ा जो प्रहार है वो नेपोटिज्म कर रहे हैं। नेपो किड जो है उसको लेकर उनका बहुत ज्यादा आंदोलन है। वो कह रहे हैं कि जो इनके नेताओं के जो बच्चे हैं वो महंगी महंगी गाड़ियों से घूम रहे हैं, महंगे महंगे ऐड कर रहे हैं, अच्छी अच्छी फोटो शूट करवा रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं उनके मन में एक असंतोष की भावना है और इसको लेके उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी चिंताएं भी व्यक्त की थी। हालांकि सरकार ने उनका वहां पे जवाब ना देकर सीधे उसको बैन करके जो आंदोलन को और बढ़ा दिया। ये सरकार की कहीं ना कहीं इसमें कमी रही। सरकार को उनके पास जाना चाहिए था, उनसे वार्ता करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने क्या करा कि डायरेक्ट सोशल मीडिया को बैन करके जो उनके आंदोलन को कहते हैं कि आग में तेल डालने का काम करा, आग में घी डालने का काम करा, जिससे आग और आग बबूला हो गई। और उसका इम्पैक्ट ये हुआ कि उनकी पूरी सरकार नेस्त नाबूद कर दी वहां की जनता ने। जो वहां के स्टूडेंट थे, जो जैनजी स्टूडेंट थे, उन्होंने बहुत तगड़ा आंदोलन किया कि सरकार के कदम हिल हुए और कुछ ही दिन के अंदर सरकार को भागना पड़ गया। अब समझिए जिस देश के प्रधानमंत्री को भागना पड़ जाए, उस देश के राजनीतिक और जनजीवन वाले हालात क्या होंगे कि लोग वहां क्या होंगे। फिलहाल जो रवि लामिछाने की पार्टी 21 सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। नेपाल की चौथी सबसे बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभी सांसदों ने इस्तीफा दे दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक रवि छाने को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था और ये समझ लीजिए कि अभी जो नया नाम निकल के आ रहा है वो यही 2-3 नाम निकल के आ रहे हैं वहां पे, जिनके लीडरशिप में ये आंदोलन चल रहा है। एक जो काठमांडू के मेयर हैं बालिन शाह, जिनको नजरबंद कर दिया था गवर्नमेंट ने आंदोलन के दौरान ही। काठमांडू के मेयर बालिन शाह को घर में ही नजरबंद किए जाने की खबर थी। उनको कल शुरू हुए आंदोलन का समर्थन किया था उन्होंने। एक्चुअली जब आंदोलन शुरू हो रहा था तो उन्होंने पहले समर्थन, क्योंकि ये आंदोलन जो था वो 18 से 28 साल के युवाओं का था। तो उन्होंने कहा था कि मैं एज के अकॉर्डिंग तो आपका आंदोलन नहीं कर सकता, लेकिन आपके आंदोलन को मेरा फुल सपोर्ट है वहां के मेयर का। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने उनको नजरबंद कर दिया था। फिलहाल सुनने में आ रहा है कि ये जो जो वहां के मेयर हैं बालिन शाह और रवि लामछाने, जो आरएसपी के पार्टी के अध्यक्ष हैं, ये आपस में मिलकर कुछ चिड़ी पका रहे हैं। शायद अगली लीडरशिप इनके अंतर्गत हो, अगली सरकार इन दोनों के द्वारा ही बनाई जाए, ऐसा सुनने में आ रहा है। देखो बाकी देखते हैं सरकार में क्या होता है फिलहाल। लेकिन देखिए बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जो सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रही हैं। एक युवाओं का जो इस प्रदर्शन के पीछे किसका हाथ है ये भी एक चल रहा है। एक हामी नेपाल करके एनजीओ है, उसकी भूमिका देखी जा रही है। उसने सिखाया वहां के स्टूडेंट को किस तरीके से आंदोलन करना चाहिए, क्या क्या चीजें होनी चाहिए, मतलब क्या क्या हमें उस पर बात करना चाहिए। यूथ अगेंस्ट करप्शन एक इनका जो फॉर्मेट टैगलाइन जो उन्होंने दी इस आंदोलन को, वो दिया यूथ अगेंस्ट करप्शन। करप्शन के अगेंस्ट यूथ का जो आंदोलन है उसको उन्होंने टैगलाइन दी। और विरोध कैसे करें सोशल मीडिया साइटों के द्वारा, वो सब चीज उनको सिखाई। और इसी वजह से गवर्नमेंट ने डर के इन सोशल मीडिया साइटों को बैन कर दिया। जो युवा थे उनकी साथ मांग थी जिसपे गवर्नमेंट विचार करने को तैयार नहीं थी, उनकी बातें मानने को तैयार नहीं, जिसकी वजह से आंदोलन इतना उग्र हो गया। पहली मांग क्या थी? पहली मांग थी नेपोटिज्म। जैन जी को भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगार से निराश किया गया था। भतीजाबाद और चहेतों को कुर्सी पर बिठाने से, नेताओं की बच्चों की ब्रांडिंग करने से वहां के लोग बहुत त्रस्त थे, बहुत नाराज थे कि नेपोटिज्म की जो व्यवस्था है इसको बंद किया जाए। दूसरी मांग जो सोशल मीडिया को बैन किया गया, लोगों ने कहा क्योंकि उनकी आवाज है। सोशल मीडिया आम जनता की आवाज है, एक व्यक्ति की आवाज है। क्योंकि क्या होता है, न्यूज चैनल जो है, जो सोशल मीडिया है, वो सॉरी सोशल मीडिया, जो प्रिंट मीडिया है, डिजिटल मीडिया है, उस पर सरकार का कहीं ना कहीं अधिकार होता है, अधीन होती है, सरकार के दबाव में काम करती है। और अगर स्टूडेंट के लिए जो प्लेटफॉर्म है वो है सोशल मीडिया और आप उसको बैन कर दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं दिक्कतों का सामना इसलिए गवर्नमेंट को करना पड़ा कि सोशल मीडिया को बैन करते ही वो आंदोलन और ज्यादा उग्र हो गया। तो इसको इसको बंद किया जाए, इसको ना किया जाए। तीसरी मांग थी, 3 बड़े घोटाले थे वहां, भूमि स्वैप घोटाला, करोड़ों रुपए कॉर्पोरेशन घोटाला, सरकार के प्रति बढ़ता आक्रोश, 13,000 करोड़ का घोटाला। ये घोटालों की जांच हो और जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
चौथी जो मांग थी सियासी स्थिरता, 5 साल में 3 सरकारें आई और चली गई। जुलाई में 2021 में शेर बहादुर देवगन पीएम बने और 2022 में प्रचंड, और फिर अब 2024 में ओली। तो ये जो है, इस अस्थिरता को खत्म किया जाए, जो सियासी अस्थिरता है उसको खत्म किया, स्थिर सरकार बनाई जाए जिसमें भविष्य में एक रोड मैप तैयार किया जाए। और आने वाले 5 साल के लिए, देखिए शुरू में ही मैंने कहा था कि 17 साल में 15 बार सरकार बदल चुकी है और इस अस्थिर सरकार से नेपाल को कुछ मिलने वाला नहीं है। यही स्टूडेंट की मांग थी कि नेपाल को एक स्थिर सरकार दी जाए, जिससे क्या हो कि विकास की एक नया आगाम विकास की तरफ बढ़ाया जाए, कि वहां के नेपाल के लोगों को भी विकसित किया जाए, वहां भी कोई नया कारोबार लगे, लोग वहां के डेवलप हों, उनकी प्रति व्यक्ति आय बढ़े। तो यही सारी चीजें उनकी मांग थी। ठीक है, छठी मांग थी जो विदेशी दबाव। उनका कहना था कि जो ओली हैं वो कहीं ना कहीं चीन के दबाव में रहते हैं, चाहे वो लिपू लेक के जो आंदोलन था उसको लेके भी, और टिकटॉक को ना बैन करने के चक्कर में, और अमेरिकी सोशल मीडिया को बैन करने के लिए। तो उनका कहना है कि ये कहीं ना कहीं चीन के दबाव में किया जा रहा है। और चीन के, क्योंकि आपने चीन का ऐप बंद नहीं किया जो बहुत सारे देशों में बैन है, आप उसको चला रहे हो, और जो पूरे विश्व में चालू हैं जो सोशल मीडिया हैंडल्स, उनको आप नेपाल में बंद कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप चीन की राह कदम पे चल रहे हैं, चीन की रणनीति पे चल रहे हैं, क्योंकि चीन में ये सारी चीजें बैन है। तो ये भी एक उनकी बहुत बड़ी वजह थी। और सातवीं, भारत से बढ़ती दूरी। उन्होंने कहा कि चीन की वजह से आपने भारत से दूरी बना ली है, जबकि भारत हमेशा भारत का मित्र रहा है नेपाल का, और हमेशा भारत ने नेपाल को सपोर्ट किया है। तो वहां के स्टूडेंट की ये भी मांगते कि भारत से संबंध जो आपने बिगाड़े हैं वो कहीं ना कहीं चीन के कहने बिगाड़े हैं, और ये बहुत गलत किया है आपने, ये नेपाल के विकास के लिए बहुत दिक्कत पैदा करेगा। तो ये 7 मांगे वहां के स्टूडेंट की थी, जो वहां की सरकार ने नहीं मानी, और उसका ही खामियाजा वहां की सरकार को भुगतना पड़ा। और वहां के पीएम को सोचिए, एक तरीके से कहते हैं कि आपने अपने लिए कोई घर बनाया, अचानक उस घर को छोड़ के आपको भागना पड़े, क्या स्थिति होगी आपकी। और यही नेपाल के पीएम को करना पड़ा। कल तक जो देश के प्रमुख थे, जो राजा थे, मालिक थे देश के, वो आज मुंह दुबका के भाग रहे हैं, मतलब बता नहीं पा रहे कि हम कहाँ हैं। तो सोचिए क्या स्थिति उनके सामने आ गई। कहीं ना कहीं नेपाल की सरकार की कमी रही है इसमें, और सरकार ने इसको ऑब्जर्व नहीं किया, उनके आंदोलन को सही से मैनेजमेंट नहीं कर पाई, स्टूडेंट की जो मांग थी उसको समझ नहीं पाई कि स्टूडेंट क्यों कर रहे हैं ऐसा। उन्होंने, मुझे लगता है कहीं ना कहीं चाइना के दबाव में आके ये सब किया, सोशल मीडिया हैंडल को जो बैन किया। मानता हूं कि चलो ठीक है, आपकी भी कुछ मांगे थी सोशल मीडिया हैंडल से, लेकिन आप एकदम बैन कर दे रहे हैं उसको। तो ये भी, और वो भी जब जब आपके यहाँ इस टाइप का कोई आंदोलन चल रहा है, तो ये तो आपको दिक्कतों का सामना करना ही पड़ता। तो फिलहाल के लिए तो यही, कि बाकी देखते हैं कि नेपाल इस स्थिति से कैसे उबर पाता है, और आने वाली जो भविष्य में सरकार होगी नेपाल में, वो किस तरीके से परफॉर्म करती है, या क्या नेपाल को आने वाले समय में स्थिर सरकार मिलेगी, या फिर से यही अस्थिरता उनके देश में बनी रहेगी जो पिछले 17 सालों से निरंतर बनी आ रही है। तो फिलहाल के लिए भारत सरकार भी इस पर निगाह बनाए रखी है, और हम लोग भी देख रहे हैं इसको कि किस तरीके से नेपाल की स्थिति बिगड़ रही है। देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को इसी तरीके से प्यार बनाए रखें, जैसे आपने पहले बनाया वीडियो को दिया, वैसे इन वीडियो को भी प्यार देते रहें। जो भी हमारे चैनल पर नए आए हैं और वीडियो को बार बार देख रहे हैं, पसंद आ रही है उनको वीडियो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।